वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है क्लास, ये मैंने अब ब्राउजर ओपन किया हुआ है। ठीक है, ब्राउजर नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ तो अगर आप C++ पे काम करेंगे तो आप तो देव C++ यहाँ से सोर्स फोर्स .NET से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ब्लड शेड से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लड शेड इसके ऑनर है बेसिकली, तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से जो है वो ब्लड शेड से जाके अपना ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, ये ऑलरेडी जिनके पास नहीं है डाउनलोड वो देख ले, जिनके पास डाउनलोड है तो वेल एंड गुड। सर दोबारा बताइएगा दोबारा। सिंपल कहाँ आप से डाउनलोड गूगल में करना? जाएंगे और गूगल में जाके आप देव C++ लिखेंगे। ये C++ के लिए, अगर आप C++ पे काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है वो ये एक आईडी है जिसके अंदर बिल्ट इन आपके पास कंपाइलर, डीबगर और एडिटर है। ठीक है, और आप यहाँ पे देव C+ bloodshed.net पे जाएंगे, ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा गो टू डाउनलोड। बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो बता रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अलावा आपके पास है इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। इंटेलिजे आइडिया में हमारे पास क्या है, ये jetbrains.com वालों का है। ठीक है, और यहाँ से कम्युनिटी एडिशन आपने डाउनलोड करना है। अल्टीमेट नहीं, अल्टीमेट तो पेड है, तो आप अगर ये फ्री ट्रायल करेंगे तो ये 1 मंथ के लिए होता है, तो 1 मंथ के बाद आप इसको चला नहीं पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप कम्युनिटी एडिशन करें जो कि फ्री वर्जन अवेलेबल है आपके पास, तो आप डाउनलोड करें और इसको अपने अकॉर्डिंगली। ये मेरे ख्याल में इसका 64 बिट का वर्जन है। ठीक है, आप चाहें तो इसका 32 बिट वर्जन भी निकाल सकते हैं। हम देख लेते हैं। नहीं, 32 बिट में अवेलेबल नहीं है, 64 बिट में ही है। देख लीजिएगा। नेटबीन्स भी तो आता है। नोमान जावा के लिए 32 बिट में आता है ये। सर नेटबीन पे भी तो कर सकते हैं। लेकिन नेटबीन ना वो सपोर्ट नहीं देगा आपको जो इंटेलिजे आइडिया देता है। इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पे जो जावा डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है वो इंटेलिजे आइडिया है। यहाँ तो फिर इसके बिल्कुल पैरेलल में यूज होता है एक्लिप्स। जी सर। ठीक है, लेकिन एक्लिप्स ओपन सोर्स है और वो उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस पर काम करने के लिए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो फिर वो वेरी करता है हर कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, कि किसी के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम करता है, किसी के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम, किसी के कंप्यूटर में प्रॉब्लम करता ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। लेकिन ये जो इंटेलिजे आइडिया है ये बेसिकली ये पेड सॉफ्टवेयर है और ये प्रॉपरली हर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है। ओके सर। ओके सर, ठीक। सर इससे पहले वाला क्या बताया था? वो देव C++। सलमान अहमद, आप क्या कह रहे हैं? ड्यू प्लस देव C++। अच्छा, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ किस तरह से ये सारा काम करेगा, मैंने आपको रेकमेंड किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेरे शुरू के लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आपसे कहा था कि आप काइंडली वो जाके देख लीजिए। उसमें डिटेल में आपको मैंने बताया कि ये इसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं इंटेलिजे आइडिया के ऊपर देव C++ के अंदर। फिर भी मैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको शुरू से बता दूंगा इसकी इंस्टॉलेशन के बाद। इसके साथ आपको और क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, आपको जावा SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। SDK सॉरी, ठीक है, सॉफ्टवेयर एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन सॉरी। या आप JDK यहाँ से डाउनलोड करेंगे ओरेकल का, ये वाला मत करिएगा, क्या 8 वाला करें आप। मैं आपको बता दूं दोबारा, ये जावा एसी डेवलपमेंट किट 8।
8U251, ठीक है। अच्छा, आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 64 बिट है और 32 बिट है, तो आपको जो बेहतर लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे अकाउंट मांगेगा, ठीक है। मेरा अकाउंट देखें इसमें लॉगिन हुआ है, इसीलिए ये मुझे डायरेक्ट डाउनलोड पे ले गया मेरे ख्याल में। ये देखिए मेरा अकाउंट जो है ना, आई थिंक मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आप लोग जब आप इस पे आएंगे तो ये आपको लॉगिन मांगेगा, तो आप इस पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पहले इस JDK को इंस्टॉल करिएगा। JDK इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको IntelliJ IDEA इंस्टॉल करना, ठीक है। याद रखिएगा, पहले आपने JDK इंस्टॉल करना, उसके बाद आपने जो है वो IntelliJ IDEA इंस्टॉल करना। ओके सर। जी सर। ठीक है क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये था हमारा ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपना, ठीक है। और इंग्लिश सिंपल वाला कर लिया था कंप्लीट। यू नो मान, सिंपल वाला कर लिया था कंप्लीट। हाँ ये सारा हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब इसके हम कोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, हम जावा का कोड करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एरे और लिंक लिस्ट में ये बता रहा है कि दोनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। एरेज और लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड डाटा कंटीन्यूअस लोकेशन, द एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में हम काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से काम करती है हमारे पास एक लिंक लिस्ट। ठीक है। Arrays can be used to store linear data of similar type, but array have the following limitations. Array की limitations थी, इसकी वजह से हम लिंक लिस्ट पर आए हैं, ठीक है। The size of the array is fixed, ठीक है, जैसे हमें पता है। So we must know the upper limit on the number of element in advance. तो हमें array में क्या करना पड़ता था? array हमारे पास क्या था? फिक्स साइज का था। अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये मुझे कह रहे हैं कि भाई सब मैं आपने जो है वो लेक्चर अब तक अपलोड नहीं किया। तो बेटा जिस दिन मैं लेक्चर दिया था उससे अगले दिन ही आप बता रहे थे, मैं अपलोड कर देता। अच्छा, ये कह रहा है कि वी मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडवांस। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि अपर लिमिट से मरा जाए कितने, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जो भी हमारे पास एरे का साइज है, तो ये अपर लिमिट उसको कह रहा है। ऑल्सो जनरली द लोकेटेड मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजर यूजेज। जो भी यूजेज है आपका उसने उसके अकॉर्डिंगली जो है ना मेमोरी के अंदर आपके पास क्या कर रहा है, अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली जगह कवर कर लेता है। अच्छा, inserting a new element in an array of element is inexpensive because the room has to be created for the new element to create room existing element have to be shifted। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास। देखिए प्रॉब्लम ये होती है
कि हम ऑलरेडी जब हमें कोई कह रहे बनाते हैं तो वो कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो रूम जो है ना वो जगह घेर लेता है उसके अंदर। अब वो उसके अंदर भले आपको चीज रखें ना रखें, वो रूम आपकी मेमोरी कंज्यूम हो गया है। ठीक है, यानी कि जैसा वो कह रहा है कि भाई आप कोई गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के अंदर मेरे 5 कमरे बुक कर लेना। अब वो 5 कमरे बुक कर लिए और वो पता गेस्ट आए नहीं आए, लेकिन 5 कमरे तो उसके बुक हुए हुए थे, तो वो ना वो किसी और आगे को दे सका ना वो 5 बंदे आए, तो जाया हो गए ना। या अगर 5 में से सिर्फ 3 गेस्ट आए तो सिर्फ 3 ही यूज हुए, बाकी जो है वो दो जो यूज ही नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल इन अ सिस्टम इफ वी मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन एन एरे, ये हमारे पास क्या है, एक एरे बनाया है इसने, एरे के अंदर एक सॉर्टेड लिस्ट है, एरे का नाम क्या है आईडी। ठीक है, और इसके अंदर एक सॉर्टेड लिस्ट बनी हुई है 1000 1010 1050 2000 2040। अच्छा, एंड इफ वी वांट टू इंसर्ट a new ID 1005, then to maintain the sorted order we have to move all the elements after 1000 excluding 1000। अगर वो कह रहा है कि हमें अगर इस 1000 के बाद एक एलिमेंट को ऐड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारे का सारा क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा राइट के ऊपर। डिलीशन इज आल्सो एक्सपेंसिव with arrays unless some special techniques are used. For example, to delete 1010 in ID, everything after 10 has to be moved. अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ जस्ट सपोज, तो ये सारे के सारे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, आपकी कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, एडवांटेजेस ओवर एरे क्या है हमारे पास लिस्ट का, डायनामिक साइज है इसका, एज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है वो आसानी से चीजों को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। और साइज डायनामिक है, आप इसको यानी कि साइज इसका बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी कॉस्ट नहीं लगती जितना की कॉस्ट जो है वो आपकी एरे के ऊपर लग रही होती है। ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक इसका है कि रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, रैंडमली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट्स सीक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड, so we cannot do binary search with linked list efficiently with its default implementation। क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि हमें एक्सेस करना पड़ेगा हर एलिमेंट को सीक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड, सो वी कैन नॉट डू बाइनरी सर्च। आपने देखा होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने रैम के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से आप एक रैम के अंदर किस तरह से अपने जो इनकी फॉर्मेशन हुई हुई है, या जिस तरह से हमारे पास रैम के अंदर इनके एड्रेसेस एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। शायद आपको याद होगा कि अगर एक एड्रेस के बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर दूसरे जो एड्रेस पड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर आपकी वैल्यू पड़ी हुई होती थी, लिंक लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी वजह से हम इसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट डू बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में क्या कहता है कि लिंक लिस्ट जो है ना वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इसकी इस डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वजह से। तो एरे में तो आपने देखा था कि उसका नेक्स्ट नोड जो जिस एलिमेंट पे वैल्यू पड़ी हुई थी उसके बिल्कुल नेक्स्ट के ऊपर जो है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ होता था। और लिंक लिस्ट के अंदर भी सेम ऐसे है, लेकिन वो किसी और एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा होता है। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर अ पॉइंटर इज रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट का जो ईच एलिमेंट है उसके लिए क्या है, हमें एक मेमोरी के अंदर एक अलग से स्पेस रिक्वायर्ड है जो कि पॉइंट करेगी किसको, आपके एलिमेंट को। ठीक है, एरे के अंदर ऐसा नहीं है, एरे के अंदर तो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा होता है, यानी कि एक के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि वो मेमोरी पूरी कंज्यूम कर रहा होता है एक कंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस ऑर्डर के अंदर। इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो आप डिफरेंट रैंडम ऑर्डर में जो है वो आपकी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर उसको पॉइंट करने के लिए हमें पॉइंटर को भी स्टोर करना पड़ रहा होता है। नॉट कैशे फ्रेंडली सिंस एरे एलिमेंट्स आर कंटीन्यूअस लोकेशन। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो एरे आपके पास वो कंटीन्यूअस लोकेशंस के ऊपर होते हैं, देयर इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस व्हिच इज नॉट देयर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो कैशे के अंदर जो है वो कैशे फ्रेंडली नहीं होता ये, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आपके जो नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है या नेक्स्ट नोड की जो एड्रेस है, जो नेक्स्ट नोड है वो कहीं पर भी स्टोर हो सकती है, कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर नहीं है, कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन रैम के अंदर क्या होता है कि आपका डाटा बिल्कुल कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर होता है। A linked list is represented by a pointer to the first node of the linked list
ठीक है, जैसे मैं उसमें हम बता चुके हैं कि कैसे पॉइंट करता है, कि पॉइंटर क्या कर रहा होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द हेड नोड. इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन द वैल्यू ऑफ द हेड इज नल. ईच नोड इज अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स. एक है डाटा, दूसरा पॉइंटर रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है, ये याद रखिएगा. पहली क्या है, डाटा, दूसरा क्या है, पॉइंटर या फिर रेफरेंस, जिसको हम नेक्स्ट नोड कह रहे हैं. ठीक हो गया, ये हम मजीद एलोबरेट कर रहे हैं अपनी उन चीजों को जो हमने लास्ट क्लास में देखी. अच्छा, सी को छोड़ दें, हम जावा पे आ जाते हैं. तो छोड़ दें. अच्छा, ये कह रहा है कि इन जावा और सी शार्प, क्योंकि जावा और सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सी प्लस प्लस भी है वैसे तो. लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास एंड अ नोड एज अ सेपरेट क्लास. ठीक हो गया, यानी कि जावा के अंदर हम 2 क्लासेस बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम क्लास और एक बनाएंगे नोड क्लास. दोनों क्लासेस सेपरेट होंगी. द लिंक लिस्ट क्लास contains the reference of a node class. ठीक है, ये जो ऊपर बात कह रहा है इसको हम यहाँ देख लेते हैं. चला गया. डिलीट मार देते हैं, हमारे काम की. ठीक है. अच्छा, ये कह रहा है कि क्लास, एक हमने पहले क्लास बनाई लिंक लिस्ट की, फिर उसके अंदर हमने एक नोड बनाई हेड ऑफ द लिस्ट, लिंक लिस्ट नोड, क्लास नोड. ये जो नोड है, ये नोड क्लास टाइप का एक हेड बनाया हमने. ठीक है, और इस नोड के अंदर हमने क्या किया, इंट एक डाटा बनाया. फिर इसी नोड का हमने एक और वेरिएबल बनाया, किस नाम से, नेक्स्ट के नाम से. फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया टू क्रिएट अ न्यू नोड, नोड के नाम से. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजिंग एज नल. यहाँ पे हमने नेक्स्ट को कह रहा है कि इनिशियलाइज कर रहे हैं नल से. तो नोड इंट डी और डाटा इज इक्वल टू डी. तो ये जो डाटा है इसकी वैल्यू को हमने डी से सेट कर दिया. ठीक हो गया. चलो आगे चलते हैं. अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट सिंपल लिंक लिस्ट इन सी, लेट अस क्रिएट अ सिंपल लिंक लिस्ट विद 3 नोड्स. अब हम क्या करेंगे, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ए बी सी, हमने 3 नोड्स बनाई थी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये खैर सी कह रहा है, हम सी नहीं, हम जावा में बनाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्लास लिंक लिस्ट. एक हमने क्लास बनाई लिंक लिस्ट, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक नोड क्लास का, ये नोड क्लास की हमने एक हेड बनाया. ठीक है, हमने इस लिस्ट का हेड बनाया. ठीक है, ये किस टाइप का है, ये नोड टाइप का वेरिएबल है. नोड क्लास टाइप का एक क्लास वेरिएबल है. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, रहमान, जी सर. आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है? नो सर. ये भी नहीं पढ़ी. अच्छा, क्लास में यहाँ पे आपको जो जो चीजें बताता जा रहा हूँ, आप काइंडली उसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि वो चीजें आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई लिंक लिस्ट की. ठीक है, ये क्लास का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हमने क्लास लिंक लिस्ट के अंदर नोड हेड बनाई. ये जो नोड हेड बनाई है हमने, इसमें ये जो नोड है, ये नोड जो है ये इस क्लास का नोड टाइप का वेरिएबल है. ठीक है, दिस इज नोड टाइप वेरिएबल हेड. ठीक हो गया, और ये क्या है, हमारी जो लिस्ट है उसका हेड है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये खुद बता रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट नोड को दिस इनर क्लास इज मेड स्टैटिक सो दैट मेन क्लास कैन एक्सेस इट.
यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने एक और क्लास बनाई इनर क्लास, इसको हम नेस्टेड क्लास भी कह सकते हैं, इनर क्लास भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने नेस्टेड लूप और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप एफ का ब्लॉक हम लगाते थे और फिर इसके अंदर एक और इफ लगाते थे, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपका इफ है, इसका इफ का ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस इफ के ब्लॉक के अंदर एक और इफ लगा हुआ है, तो ये वाला जो इफ है ना, ये नेस्टेड इफ कहलाता है, या फिर इनर इफ भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये नेस्टेड क्लास है या इनर क्लास हमारे पास यूज होती है। तो ये कह रहा है कि इनर क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें इसको स्टैटिक करना पड़ेगा। स्टैटिक करने से फायदा क्या होगा कि इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा और इस क्लास को डायरेक्टली हम मेन जो है ना वो एक्सेस कर सकता है, और ये वाली क्लास जो है ये भी इसको एक्सेस कर सकती है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इस क्लास को स्टैटिक बनाया, नोड बनाया, और ये वाली क्लास जो है ना इस क्लास के अंदर नेस्टेड क्लास है। अब हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर, नोड क्लास के अंदर, ये नोड क्लास का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हमने एक इसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है। इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया इंट, और उसका नाम रखा हमने डाटा। फिर इस क्लास के अंदर हमने इस क्लास का एक वेरिएबल बनाया, क्लास टाइप का वेरिएबल, ठीक है, नोड क्लास टाइप का, और उसका हमने नाम रखा नेक्स्ट, ठीक है। फिर हमने इस क्लास के अंदर एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर्स आप C++ पढ़ें, आप सी पढ़ें, ओ सॉरी सी में तो नहीं होते, C++ पढ़ें, आप चाहे जावा पढ़ें, आप चाहे C# पढ़ें, सबके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर से मुराद ये होती है कि उस क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड या एक ऐसा फंक्शन लिखा जाए जिसका नाम सेम एज इट इज क्लास के नाम का हो। देखें, क्लास का नाम भी नोड है और हमारे मेथड का नाम भी क्या है, नोड है। यहाँ क्लास का नाम भी नोड है, हमारे फंक्शन का नाम भी नोड है, ठीक है। फंक्शन तो सबको पता है आपको कि फंक्शन इस तरह से लिखे जाते हैं कि ए नोड, और ये ब्रेसेस के अंदर जो है वो आपके पास पैरामीटर पास होते हैं। अब ये आपके पास क्या हो रहा है कि ये हमने नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया, और ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। सो दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो पैरामीटर ये एक ले रहा है और उस पैरामीटर को यूटिलाइज भी कर रहा है। अच्छा, अब क्या कर रहा है, अब इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो डाटा है, इस डाटा की वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं। कैसे सेट कर रहे हैं कि ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये डी के ऊपर कुछ ना कुछ पैरामीटर रिसीव करेगा, और इस डी के थ्रू जो भी वैल्यू होगी वो डाटा में असाइन होगी, और डाटा क्या करेगा, डाटा का क्या है हमारा, इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है या फिर डाटा मेंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डी में वैल्यू आएगी वो हम डाटा मेंबर को असाइन कर देंगे। जस्ट सपोज मैंने एक वैल्यू पास करी, अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़े हुए हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो आपको पता होगा कि अगर मैंने इसको 3 वैल्यू पास करी तो 3 यहाँ आई, और वो 3 किसको असाइन हो गई, क्योंकि ये बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ गई डाटा पे, और ये इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 3, ठीक है। और हमने नेक्स्ट को क्या किया, नल कर दिया। ठीक है क्लास, ये तो बन गया हमारे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट बन गई हमारे पास। लिंक लिस्ट बनाई हमने क्लास, और उसके अंदर हमने नोड्स बनाई, नोड की क्लास बनाई, ठीक है। नोड की क्लास से मुराद ये एक तरह से नोड की फैक्ट्री है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, नोड्स बनाएगी। इसको हम, इस क्लास को हम कॉल करते रहेंगे, हमें नोड बना के देती रहेगी, इस क्लास को कॉल करेंगे, हमें नोड बना के देती रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है, यहाँ तक तो हमारी ये क्लास हो गई एंड। कौन सी क्लास, नोड क्लास, ठीक है। नोड क्लास का जो ब्लॉक था वो हमारा यहाँ पे एंड हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक थे ये तो थे कंस्ट्रक्टर के, और ये वाला ब्लॉक जो है ना ये किसका था, क्लास का। ये क्लास जो उसके अंदर एंड हो गई। अब उसके बाद क्या हमारे पास, अब हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, दैट इज द डिफॉल्ट वे टू राइट मेन मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी तरह से कुछ
सी शार्प के भी कुछ होते हैं, उसके तरीकेकार हैं। तो आप इसको एज इट इज रख लें, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये पता होगा कि मेथड से मुराद है फंक्शन। दो चीज़ें याद रखिएगा आप लोगों ने, अगर फंक्शन पढ़े हैं तो जावा के अंदर इसको मेथड कहते हैं। या तो आप इनको मेथड कह लें या तो आप इनको फंक्शंस कह लें, ठीक है। दे बोथ आर द सेम, ठीक है। जावा इनको मेथड कहता है, आप इनको फंक्शन कह लें, ठीक हो गया। और अगर आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें इसको प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें कॉल होती हैं और ये तीनों चीजें सेम है, ठीक है। क्या है हमारे पास, जावा में मेथड है, सी प्लस प्लस सी शार्प में फंक्शन है, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या है, प्रोसीजर्स है, ठीक है। जो मुझे पता थी मैंने बता दी, और भी हैं लैंग्वेजेस में कुछ और कॉल होता होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मेन का मेथड है। अब ये कह रहा है कि अब इस मेन के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे विद 3 नोड्स। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट विद द एम्प्टी लिस्ट। हमने लिंक लिस्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। देखिए मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने लिंक लिस्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो न्यू का कीवर्ड है, इससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्लास का ये क्लास थी, क्लास का नाम क्या था, लिंक लिस्ट, और उसी सेम नाम का मेथड है ये। मैंने लिंक लिस्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, वन लिस्ट इज इक्वल टू सॉरी एल लिस्ट, और न्यू के कीवर्ड से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू और उसको रेफर किया इस वेरिएबल के थ्रू। उसकी जो वैल्यू जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको रेफर कर दिया वन लिस्ट के ऊपर, ठीक है। ये बहुत बहुत क्लियरली मैंने आपको ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने वन लिस्ट डॉट हेड को कॉल किया, ठीक है। अब डॉट हेड क्या चीज है, हम ऊपर चल के देखते हैं। ये हमारे पास इस लिंक लिस्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल है, सॉरी एक वेरिएबल है नोड क्लास टाइप का जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। हमने क्या किया, जब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसको आप ऑब्जेक्ट कह लें फिलहाल, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया वन लिस्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस क्लास के एक इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है। और न्यू नोड वन, ये वन हमने किसको पास किया, इसको, ठीक है। न्यू नोड वन, वन यहाँ पे पास हुआ, वन यहाँ पर आया। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, अच्छा इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, वन वन, और ये वन पास हो गया इसको, और ये वन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या किया,